नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के इस लाइव सेशन के अंदर। और बहुत ही बेहतरीन जानकारी और सुप्रीम कोर्ट से जो बहुत ही लेटेस्ट अपडेट आया है, जिसमें चुनाव आयोग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज्यादा तल्ख टिप्पणी की है और सवाल भी किए हैं एसआईआर प्रक्रिया को लेकर, वो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। तो मेरी आवाज एक बार आपको बिल्कुल ठीक आ रही है तो कमेंट सेक्शन के अंदर लाइक करके थम्स अप जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को फटाफट से शेयर भी कर दो, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको कहीं और नहीं मिलने वाली, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में, सरल शब्दों में। और सवाल यही है कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब चाहे वोटर वेरिफिकेशन यानी एसआईआर के नियम बदल सकता है क्या? जब चुनाव आयोग का मन करे, बीच में एसआईआर का प्रोसेस चल रहा है, क्या उसके दौरान या जब ईसीआई का मन करे, क्या वोटर वेरिफिकेशन के या एसआईआर के नियम बदले जा सकते हैं क्या? यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कोई संवैधानिक संस्था यह कह सकती है कि मैं अपनी मर्जी से प्रक्रिया तय करूंगा, भले ही पहले से नियमों में कुछ भी लिखा हुआ हो? और सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या ऐसा अधिकार आपके वोट देने के अधिकार को प्रभावित कर सकता है क्या? एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म बनाम चुनाव आयोग के केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कल की सुनवाई में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर कुछ बेहद गंभीर संवैधानिक सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने शुरुआत में ही एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी है कि संविधान के तहत कोई भी पावर जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, अनलिमिटेड नहीं हो सकती। कोई भी अथॉरिटी ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस और नेचुरल जस्टिस के बिना काम नहीं कर सकती। कि मतलब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी संस्था हो, चुनाव आयोग भी उसके अंदर आता है, कि वो बिना पारदर्शिता के, बिना सूझबूझ के और बिना प्राकृतिक न्याय के नियमों के बिना काम नहीं कर सकती। और ऐसी टिप्पणी एसआईआर को लेकर की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। आइए समझते हैं सुप्रीम कोर्ट ने इस सुनवाई में क्या कहा, कानून वास्तव में क्या अनुमति देता है और यह मामला हर वोटर के लिए क्यों जानना जरूरी है। सब कुछ आपको इसी सेशन में बता रहा हूं। आपके जो भी सवाल हैं, कमेंट हैं, वो कमेंट सेक्शन के अंदर डाल दीजिए और मेरी आवाज आपको बेहतरीन तरीके से, बिल्कुल अच्छे तरीके से आ रही है तो वो भी बताइएगा। क्योंकि जब आप इंटरैक्ट करते हैं, जब आप सवाल पूछते हैं, जब आप प्रोत्साहन करते हैं, तो हम आपके लिए और सेशन लेके आते हैं। कल हम आपके लिए एक लाइव सेशन लाए थे, वो आप लोगों ने बहुत पसंद किया, तो आज आपके लिए और बेहतरीन जानकारी लेकर आ रहा हूं। तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं धून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। तो सबसे पहले फटाफट से 30 सेकंड के अंदर समझते हैं कि सर क्या है और यह मामला उठा क्यों, इसको समझते हैं। बैकग्राउंड को समझिएगा ध्यान से। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो अभी यूपी में हुई और उत्तराखंड में शुरू हो गई है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो इलेक्शन कमीशन इलेक्टोरल रोल्स की दोबारा जांच कर सकता है। इस प्रक्रिया के तहत जो चुनाव आयोग है वो मतदाता सूची की दोबारा जांच कर सकता है, जिसमें नाम जोड़ना, हटाना और सुधार करना भी शामिल है। इसका कानूनी आधार है धारा 21 उपधारा 3 सेक्शन 21 सब सेक्शन 3 किसका? जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 का, जो चुनाव आयोग को यह शक्ति देता है कि वो स्पेशल रिवीजन कर सके मतदाता सूची की। अब वहां पर इस प्रावधान के अंदर जो ये धारा 21 उपधारा 3 है, उसके अंदर एक लाइन लिखी हुई है, बड़ी खतरनाक लाइन है, बता रहा हूं आपको। वहां फ्रेज लिखा हुआ है, इन सच मैनर एज इट मे थिंक फिट। इन सच मैनर एज इट मे थिंक फिट, इसका मतलब है कि उस प्रक्रिया में, उस तरीके से जैसा चुनाव आयोग को ठीक लगे। मतलब वोटर लिस्ट रिवीजन चुनाव आयोग कर सकता है। प्रावधान की लैंग्वेज पे जाएं, जो भाषा है प्रावधान की, धारा 21 उपधारा 3 जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की, उसमें लिखा है इन सच मैनर एज इट मे थिंक। मतलब चुनाव आयोग इस तरीके से सर प्रक्रिया करा सकता है या वोटर लिस्ट रिवीजन करा सकता है जैसा उसको ठीक लगे। तो इसका मतलब क्या अनलिमिटेड पावर है चुनाव आयोग को?
इसको लेकर यही सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने उठ रहा है। और याचिकाकर्ता जिसमें एडीआर प्रमुख है, उन्होंने तर्क दिया कि ईसीआई ने जो मौजूदा स्टैट्यूटरी रूल्स हैं, कानून हैं, उनको अपने हिसाब से मनमर्जी तरीके से डिविएट कर दिया है, उनको चेंज कर दिया है, नियम बदल दिए हैं अपनी मर्जी से। नए डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं जिनका फॉर्म 6 में जिक्र ही नहीं था, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट मांग लिए जिनके बारे में पहले बोला ही नहीं गया था। फॉर्म 6 की प्रक्रिया को बायपास किया गया है और वोटर्स के लिए जो प्रक्रिया है वो पूरी अस्पष्ट हो गई है और असमंजस भरी भी है। और यहीं से सुप्रीम कोर्ट के सामने मुख्य सवाल आया। क्या सवाल आया कि क्या जो धारा 21 उपधारा 3 के अंदर सेक्शन 21 सबसेक्शन 3 के अंदर लिखा हुआ है एज इट मे थिंक फिट का मतलब क्या अनलिमिटेड पावर है? क्या चुनाव आयोग को लेकर, चुनाव आयोग के पास, इलेक्शन कमीशन के पास क्या वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर अनलिमिटेड पावर है? क्या आप क्या सोचते हैं? आगे बढ़ने से पहले वो तो कानून का क्या रुख है और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो तो मैं बताऊंगा। आपको क्या लगता है ये बात कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। क्या चुनाव आयोग को असीमित पावर है, अनलिमिटेड पावर है? और क्या जिस देश में संविधान का राज हो और जो संस्था संविधान के तहत ही की गई हो, क्रिएट की गई हो, उसके पास क्या असीमित पावर होनी चाहिए? क्या यह भी बताइएगा। क्या संविधान को बाईपास किया जा सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट, अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने इस पूरे मामले के अंदर जो संवैधानिक प्रश्न थे उसको समझते हैं। इस मामले की जो सुनवाई है आपको पता ही है कौन कर रहा है, जस्टिस जयमाला बागची और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की जो पीठ है वो कर रही है। और इस मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस जयमाला बागची ने सवाल को बिल्कुल सीधा रखा और चुनाव आयोग से पता है क्या पूछा? चुनाव आयोग से पूछा कि जो फॉर्म 6, जो रूल 13 रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स 1960 के तहत आता है, वो पहले से वोटर वेरिफिकेशन के डॉक्यूमेंट बताता है, लेकिन एसआईआर नोटिफिकेशन में 11 डॉक्यूमेंट बताए गए। मतलब समझिएगा, सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि तुमने ये 11 डॉक्यूमेंट बता दिए नए वाले अलग से कुछ, मगर जो इस पर ये कानून हमारा है फॉर्म 6 का जो रूल 13 है, फॉर्म 6 को लेकर जो रूल है रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स 1960, उसका जो रूल 13 है उसमें बताया है कि वोटर वेरिफिकेशन के कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अब 11 डॉक्यूमेंट आपने बताए हैं उसमें, लेकिन सर नोटिफिकेशन के अंदर 11 नोटिफिकेशन आपने डॉक्यूमेंट्स आपने बता दिए हैं, कुछ फॉर्म 6 के डॉक्यूमेंट को आपने नजरअंदाज कर दिया है। मतलब जो कानून के अंदर रूल 13 के अंदर कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट थे जो अगर कोई वोटर देता तो उसका नाम इंक्लूड कर दिया जाता, आपने उन डॉक्यूमेंट को क्यों हटा दिया? क्यों रूल चेंज कर दिए? और कोर्ट ने चुनाव आयोग से सीधे भी पूछा, क्या आप फॉर्म 6 से ज्यादा डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं? जितने डॉक्यूमेंट फॉर्म 6 के अंदर मेंशन है, क्या आप उससे कुछ एक्स्ट्रा भी मांग सकते हैं? क्या आप रूल के मान्य डॉक्यूमेंट को रिजेक्ट कर सकते हैं? जो रूल्स के अंदर जो मान्य डॉक्यूमेंट है, क्या आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं? जैसे आपने देखा होगा आधार को रिजेक्ट किया जा रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने आधार के ऊपर जजमेंट दी, आपको याद होगा ना। बिहार एसआईआर जब चल रहा था उस समय जजमेंट दी थी कि स्टैंड अलोन डॉक्यूमेंट के रूप में एक्सेप्ट किया जाएगा। सेशन बताइए आपको कैसा लग रहा है? आप बताते नहीं है सेशन कैसा लगता है। बहुत मेहनत करके, बहुत रिसर्च करके आपके लिए सेशन लाए जाते हैं। और कोर्ट ने यह भी पूछा है चुनाव आयोग से, क्या बिना रूल्स को अमेंड किए प्रोसीजर को बदला जा सकता है? क्या आपके पास यह पावर है कि आप नियमों को बदले बिना क्या प्रक्रिया को बदल सकते हैं? क्या रूल मेकिंग का उद्देश्य यह है कि डिस्क्रिशन से जो विवेकाधीन शक्ति हैं वो रूल्स को खत्म नहीं कर सकती। यह बात ध्यान रखिएगा। तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, अपने बारे में बताइए, आपके कोई सवाल हैं तो। अब आगे समझते हैं कि इस पर जब चुनाव आयोग को लेकर, एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इतनी तल्ख टिप्पणी की है और तल्ख सवाल पूछे हैं, तो इस पर चुनाव आयोग ने क्या कहा उसको समझते हैं। चुनाव आयोग ने दलील दी धारा 21 उपधारा 3 को लेकर और यह बोल दिया कि एक स्वतंत्र पावर है। अब चुनाव आयोग की आप दलील समझिएगा, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी चुप नहीं बैठा है, बढ़िया से कठोर टिप्पणी की है, उसको भी समझाऊंगा। पसंद आ रहा है सेशन तो लाइक करिएगा जरूर, ठीक है। यहां पर जो ईसीआई की दलील
थी वो ये थी कि सेक्शन 21 सेक्शन 3 है जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 का है, वो अपने आप में एक स्वतंत्र पावर है। ईसीआई की ओर से कौन पेश हुए? सीनियर अधिवक्ता राकेश द्विवेदी जी पेश हुए और उनका यह तर्क था कि पहला जो धारा 21 उपधारा 3 है उसकी शुरुआत नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज से होती है। कानून की भाषा में नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज को मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताता हूं। इसका मतलब क्या होगा कि नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज किसी भी प्रावधान के अंदर होगा तो इसका मतलब यह होता है कि यह प्रावधान बाकी के दूसरे नियम कायदे कानून को सरपास कर सकता है, मतलब उनके सिर पर जाकर बैठ सकता है। समझिएगा आप। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग जो इस सेशन को देख रहे हैं वो कानूनी पृष्ठभूमि से बिलोंग नहीं करते, तो आप लोगों के लिए मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट भाषा में कह रहा हूं कि अगर किसी कानूनी प्रावधान के अंदर ये लिखा हो नॉट विद स्टैंडिंग विद एनीथिंग इन एनी अदर लॉ, इसको जनरल भाषा में नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज कहा जाता है। और इसका मतलब है कि नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज जहां पर भी ये होगा तो इसका मतलब है कि ये जो प्रावधान जिसके अंदर नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज है ये बाकी के कानूनी प्रावधानों से चाहे दूसरे लॉ के तहत ही क्यों ना हो उसको सरपास कर सकता है, मतलब प्राथमिकता इसके अंदर दी जाएगी। अब इसी को लेकर वरिष्ठ अधिवक्ता जो राकेश द्विवेदी जी ईसीआई की तरफ से पेश हुए, उन्होंने कहा कि सेक्शन 21 सब सेक्शन 3 जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के अंदर जो ये धारा है इसकी शुरुआत नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज से होती है और लिखा है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सब सेक्शन 2, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 21। मतलब धारा 21 की उपधारा 2 में चाहे कुछ भी लिखा हुआ हो उसको अलावा ये जो 3 के अंदर बात की गई है वो मान्य होगी। इसका मतलब है कि सर एक अपने आप में अलग और स्वतंत्र पावर है, ऐसा ईसीआई का कहना है। सेक्शन 21 सबसेक्शन 3 में प्रेस्क्राइब्ड शब्द नहीं है, प्रेस्क्राइब्ड शब्द नहीं लिखा हुआ है, कहीं भी वर्ड मेंशन नहीं है, यानी कि ये स्ट्रिक्ट रूल से बंधा नहीं है। ठीक है। चौथा, इसलिए विशेष परिस्थितियों में ईसीआई अलग प्रोसीजर अपना सकता है, ऐसा चुनाव आयोग का कहना है। इसलिए एसआईआर के दौरान नियमों से इतर अलग रूल अपने डिस्क्रिशन के हिसाब से चुनाव आयोग ने अपनाए हैं। द्विवेदी जी ने यहां पर एक सीमा भी स्वीकार की चुनाव आयोग की। उन्होंने माना कि जो ईसीआई की पावर है वो अनुच्छेद 14 जो समानता का अधिकार हमारे संविधान के अंदर दिया हुआ है उसकी कसौटी पर खरी उतरनी चाहिए। जो प्रक्रिया है वो रीजनेबल होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए और पूरी तरीके से पारदर्शी होनी चाहिए। और अनुच्छेद 326 यानी कि अडल्ट सफरेज का उल्लंघन नहीं हो सकता। मतलब समझिए किसी के मताधिकार का उल्लंघन नहीं हो सकता, ये ईसीआई ने माना है। और यह भी माना है कि हमारी जो प्रक्रिया है वो रीजनेबल होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए और ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। अरे जब अपनी सीमाएं मान रहे हो, यहां मैं आपको अपनी टिप्पणी दे रहा हूं, जब अपनी सीमाएं मान रहे हो तो आपने किन किन लोगों के नाम डिलीट किए वो आप शुरू में क्यों नहीं बताते? सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा तभी आप क्यों बताते हो? शुरुआत से अपने आप ही खुद बता देते तो इतने सवाल ना उठते इस सारी प्रक्रिया को लेकर। मतलब पारदर्शिता की तो कहीं ना कहीं कमी दिखती है ना। आप मुझे बताइए, आप मेरी बात से कितना सहमत हैं? आधार को एक्सेप्ट नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया। डेट एक्सटेंशन को लेकर रिजिड हुए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया। मतलब रीजनेबिलिटी आपने नहीं दिखाई, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद आपको करना पड़ा। जिन लोगों के नाम हटाए हैं उन लोगों के नाम आप पब्लिक डोमेन में नहीं ला रहे, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है उसके बाद आता है कि किन लोगों के नाम हटाए गए। आप सीमाएं भी मान रहे हैं मगर उन सीमाओं को शो भी नहीं कर रहे हैं, उन सीमाओं का अनुपालन भी नहीं कर रहे हैं। जब तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं आता आपके कान पर जू नहीं रेंगती है। ऐसा क्यों है समझिएगा। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताइएगा। आपसे यह मेरा सीधा सवाल है, क्या आप मानते हैं क्या किसी अथॉरिटी को वोटिंग राइट से जुड़ी प्रक्रिया बिना स्पष्ट नियमों के बनाने की छूट होनी चाहिए? कमेंट में लिखिए हां या ना, और उसके पीछे का कारण भी मुझे जरूर बताइएगा। और सेशन कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा। अच्छा लग रहा है तो थम्स अप जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करिएगा। अब आगे बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले के अंदर जो चेतावनी दी है ना ईसीआई को, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा
अब आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट एक संवैधानिक रेखा खींच दी है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने पूछ ही लिया चुनाव आयोग से कि मान लीजिए सेक्शन 21 सब सेक्शन 3 फ्लेक्सिबिलिटी देता है, आपको थोड़ा सा रूल के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी देता है, लचीलापन देता है, फिर भी क्या प्रक्रिया कम ट्रांसपेरेंट क्यों हो, कि जो प्रक्रिया है वो पारदर्शी क्यों ना हो? सवाल पूछ ही लिया सुप्रीम कोर्ट ने। और कोर्ट ने और जोर देकर पता है क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि इलेक्टोरल रोल जो है, यानी कि वोटर लिस्ट जो है, वो सीधे सिविल राइट को प्रभावित करती है, नागरिक अधिकारों को प्रभावित करती है। नाम हटाना या जोड़ना राइट टू वोट से जुड़ा हुआ है। अडल्ट सफरेज जो संविधान के अनुच्छेद 326 के अंदर दिया हुआ है, उससे डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। और ऐसे मामलों में जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत हैं, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ जो नेचुरल जस्टिस हैं, उनका अनुपालन अनिवार्य हो जाता है। जस्टिस बागची का सबसे मजबूत स्टेटमेंट समझिएगा यहां पर इस पूरे मामले के अंदर, वो ये आया है, क्या आया है समझिएगा। कोर्ट ने ये कहा है, जस्टिस बागची ने ईसीआई को कहा है कि नो पावर कैन बी अनट्रैमल्ड, नो पावर कैन बी कंप्लीटली अनरेगुलेटेड, कि मतलब कोई भी पावर हो, कोई भी संवैधानिक संस्था हो, कोई भी अथॉरिटी हो, जो उसकी शक्ति होगी वो कानून के बाहर नहीं हो सकती, वो बेलगाम नहीं हो सकती, उस पर लगाम, संवैधानिक लगाम जरूरी है। यानी एज इट में थिंक फिट, जो सेक्शन 21 सब सेक्शन 3 किसका, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम का है, उसका अर्थ यह नहीं है कि ईसीआई अपनी मनमानी करेगा, ईसीआई गोपनीयता बरतेगा या न्यायिक समीक्षा से बाहर होगा। इसका अर्थ है, सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि चाहे ये एज इट मे डीम फिट लिखा हुआ है, इसका मतलब यह नहीं कि मनमानी चलेगी, गोपनीयता चलेगी और न्यायिक समीक्षा से बाहर आपका कोई भी कार्य होगा, बल्कि इसका अर्थ पता है क्या है? इसका अर्थ है फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी, यानी कि पारदर्शिता, और उसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल कंप्लायंस, यानी कि संविधान का अनुपालन पूर्णतया। तो सुप्रीम कोर्ट ने लिमिट बता दी है ईसीआई को कि चाहे एज इट मे डीम फिट लिखा हुआ है, वो अनरेगुलेटेड नहीं है, आपके हिसाब से चलने वाला नहीं है, आप अपनी मर्जी से रूल्स को नहीं चेंज कर सकते हैं, आपको संविधान की बाउंड्री के तहत काम करना होगा, फेयरनेस के साथ काम करना होगा, पारदर्शिता को अपनाना होगा, और जो संवैधानिक सीमाएं हैं और जो वोटर्स का मताधिकार का अधिकार है उसकी रक्षा करनी होगी। आप उसको डिफाई नहीं कर सकते, पारदर्शिता को कम नहीं कर सकते प्रोसेस के दौरान। आपको प्रोसेस आसान करना है, मतदाता के लिए मुश्किल नहीं करना है। अब समझते हैं आगे बढ़कर, आप मुझे बताइए कि सेशन कैसा लग रहा है। अब इस मुद्दे पर पूरे कानून को समझते हैं, कानून क्या कहता है। हमने समझा चुनाव आयोग का पक्ष, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, क्या तल्ख टिप्पणी की, क्या सवाल उठाए। अब एज पर द लीगल पर्सन, मैं लीगल एजुकेटर, मैं आपको 15 सालों से मैं कानून पढ़ रहा हूं, पढ़ तो मैं 20 सालों से रहा हूं, पढ़ा 15 सालों से रहा हूं। तो जब हम कानून का विश्लेषण करते हैं तो समझते हैं कि इस पर कानून क्या कहता है, उसको समझते हैं। कानून बिल्कुल साफ कहता है, जो कोर्ट ने कहा है वो उसको बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में मैं आपको बता रहा हूं कि जो सेक्शन 21 सब सेक्शन 3 है वो डिस्क्रिशन देता है, नो डाउट विवेकाधीन शक्तियां कुछ देता है चुनाव आयोग को, लेकिन समझिएगा कानून कहीं भी असीमित विवेकाधीन शक्तियां नहीं देता है, कोई एब्सोल्यूट पावर नहीं देता है, कोई अनलिमिटेड पावर नहीं देता है। दूसरा, एसआईआर की प्रक्रिया को जिन कसौटियों पर उतरना होगा, खरा उतरना होगा, वो कानून के मुताबिक है। संविधान का अनुच्छेद 14 जो समानता के अधिकार की बात करती है, नॉन आर्बिट्रेरीनेस की बात करती है। नॉन आर्बिट्रेरीनेस का मतलब होता है कि जो प्रक्रिया है उसमें किसी भी तरीके की मनमानी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, जो दूसरी कसौटी है जिस पर खरा उतरना चाहिए वो है नेचुरल जस्टिस, यानी कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत। और तीसरी कसौटी जिस पर खरा उतरना चाहिए वो है ट्रांसपेरेंसी, यानी पारदर्शिता की कसौटी। और चौथा है ईज ऑफ वोटर पार्टिसिपेशन, यानी कि ये ईसीआई का दायित्व है
चुनाव आयोग का दायित्व है, चाहे वो कोई भी प्रक्रिया कर रहा है इलेक्शन को लेकर, चाहे मतदान करवा रहा है, चाहे वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन करा रहा है, एसआईआर करवा रहा है, उसको अपने जो प्रोसेस है वो ऐसे बनाने चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा वोटर पार्टिसिपेशन हो, वोटर के लिए चीजें आसान हो, वोटर के लिए चीजें मुश्किल नहीं करनी है। और जो पांचवी कसौटी है वो ये है कि रूल नहीं होने पर, अगर कहीं पर रूल नहीं है, तब उस स्थिति के अंदर संवैधानिक डिसिप्लिन जरूरी है, संवैधानिक मर्यादा जरूरी है। और इस मामले के अंदर जब कोर्ट ने अपनी सख्त टिप्पणियां की तो कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट और साफ संदेश दिया है कि प्रोसीजर जो है, जो प्रक्रिया है, वो हवा में नहीं बनाई जा सकती। जो डिविएशन का कारण है, अगर आप किसी रूल को बदल रहे हैं या किसी रूल, जो निर्धारित रूल है, पहले से बना हुआ कोई नियम है, उसको अगर आप चेंज कर रहे हैं या उसका अनुपालन नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको कारण भी बताना पड़ेगा और उसके पीछे का तर्क भी देना पड़ेगा कि क्यों आप बदल रहे हो। डिस्क्रिशन है और मगर वो अनलिमिटेड नहीं है। और जो प्रोसीजर है वो आप अपने प्रोसीजर हवा में नहीं बना सकते। डिविएशन का कारण आपको बताना होगा और उसके पीछे का तर्क भी बताना होगा। और तीसरा, कोर्ट उसकी समीक्षा कर सकती है, जैसे इस मामले के अंदर कर रही है। आप मुझे बताइए आपको ये सेशन अभी तक कैसा लग रहा है। अब आगे चलते हुए आपसे मैं एक सवाल और पूछता हूं कि आपकी राय भी बहुत जरूरी होती है ऐसे मामले में, क्योंकि आप और हम ही तो हैं वोटर, तो हमारी राय तो जानना जरूरी है ना। आपकी राय भी जानना जरूरी है ताकि हम आपके लिए और बेहतर सेशन ला सकें। क्या सुप्रीम कोर्ट को एसआईआर के लिए यूनिफॉर्म नेशनल गाइडलाइन तय करनी चाहिए क्या? मुझे तो पूरा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले के अंदर जब फाइनल डिसीजन देगा, भविष्य के लिए एसआईआर की गाइडलाइन जरूर, दिशा निर्देश जो पूरे भारत के अंदर हमेशा एप्लीकेबल होंगी, ऐसे दिशा निर्देश आने वाले हैं। आपको क्या लगता है, क्या सुप्रीम कोर्ट को नेशनल लेवल पर एसआईआर के लिए गाइडलाइन निकालनी चाहिए क्या, देनी चाहिए क्या? इस केस में कमेंट में लिखिएगा, गाइडलाइन देनी चाहिए। और अगर आप ये सोचते हैं कि चुनाव आयोग को ही डिस्क्रिशन दे दे, जैसा मन मर्जी कर रहा है वैसा करता रहे, वो अच्छा है, तो आप वो भी बताइएगा और उसके पीछे का कारण भी बताइएगा। अब अंत में समझते हैं कि ये मामला इतना महत्वपूर्ण क्यों है, ये मामला इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों हम इसको इतना डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। आप चैनल पर देखेंगे तो आपको लगभग एसआईआर, एनआरसी, सिटीजनशिप को लेकर पूरी एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। लगभग मेरे हिसाब से उसके अंदर 90 के करीब या 100 के करीब ही वीडियो हो गए होंगे अगर आपने नहीं देखा है तो। और एक एक वीडियो अपने आप में खान है। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी बड़ी गलती कर रहे हैं। चैनल को की मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको और एक्सक्लूसिव कंटेंट मिलता रहे। अब समझते हैं कि ये मामला इतना महत्वपूर्ण क्यों है। ये केस सिर्फ एसआईआर तक ही सीमित नहीं है, इसका प्रभाव जो है इलेक्टोरल डेमोक्रेसी की रक्षा पर पड़ेगा। दूसरा, वेग स्टैट्यूटरी लैंग्वेज के दुरुपयोग पर रोक लगाएगा ये फैसला और स्पष्ट करता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज अकाउंटेबल है, कि जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो जवाबदेह रहें। और चौथा, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन पर सीमा तय करेगा ये केस। और पांचवा, इलेक्टोरल प्रोसेस पर जुडिशियल रिव्यू को और मजबूत करता है। कोर्ट का यहां पर एक बिल्कुल स्पष्ट संदेश है कि इंडिपेंडेंस का मतलब, आजादी का मतलब, डिस्क्रिशन का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर होना बिल्कुल नहीं है। अब अंत में हम अपने कंक्लूजन की तरफ चलते हैं, निष्कर्ष को समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को यहां पर, देखिए अभी कोई फैसला नहीं आया है मगर कुछ संकेत जरूर दिए हैं और स्पष्ट कहा है कि ईसीआई जो है मनमानी नहीं कर सकता है। दूसरा, डिस्क्रिशन की भी जो है संवैधानिक मर्यादा होगी, संवैधानिक लिमिट होगी और चुनाव आयोग को उन लिमिट्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है। तीसरा, ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस अनिवार्य है और वोटिंग राइट जो है वो हाईएस्ट प्रोसीजरल प्रोटेक्शन मांगते हैं। जो मताधिकार का अधिकार है, मतदान का अधिकार है, उसको सबसे ज्यादा प्रक्रियात्मक सुरक्षा मिलनी चाहिए। और भविष्य में ये जो फैसला फाइनल जब आएगा, ये तय करेगा कि इलेक्टोरल रोल रिवीजन कैसे होंगे, ईसीआई की डिस्क्रिशनरी पावर की सीमा क्या होगी और कोर्ट इलेक्शन मैटर को कैसे देखेगा भविष्य में। ये एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी और कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के बीच संतुलन का एक महत्वपूर्ण निर्णय होने वाला है। इसी के साथ हमारा ये सेशन ऑलमोस्ट कवर होने वाला है। आप मुझे बताइए आपको ये सेशन कैसा लगा।
थैंक यू श्रीनिवास जी। इसी के साथ जो ये हमारा आज का सेशन है वो पूरा होता है। अगर आप चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ऐसे ही फैसले जो सीधे आपके अधिकारों को प्रभावित करते हैं उस पर हम और ज्यादा ऐसे ही सेशन लाते रहें, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, हमारी आवाज बनिएगा। जब आप हमारी आवाज बनते हैं तो हमें प्रेरणा मिलती है, हम आपके लिए और ऐसे सेशन लाएं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करिएगा। हम अपने एनालिटिक्स को देख रहे थे, हमारी वीडियो अगर 100% मान लीजिए कि अगर 50,000 लोग देख रहे हैं किसी वीडियो को, तो जो सब्सक्राइबर होते हैं वो 2 या 3% होते हैं। अरे भाई, ऐसा अत्याचार हम पर क्यों कर रहे हो? वीडियो देखते हो तो सब्सक्राइब भी करो ना, बेल नोटिफिकेशन भी दबा दो। वीडियो देखते हो तो आपको भी जल्दी जल्दी मिलेंगी ऐसी बेहतरीन सेशंस। फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं सुपर थैंक्स के माध्यम से भी, चैनल मेंबरशिप को ज्वाइन करके भी। और अगर आप हमारे साथ पेड कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप दून लॉ मेंटर के माध्यम से कर सकते हैं। 26 जनवरी को संविधान पर हमारा पूरा का पूरा कोर्स लॉन्च हो रहा है, आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। दून लॉ मेंटर ऐप फटाफट से आप इंस्टॉल कर लीजिए इस बारकोड के माध्यम से, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे, दून लॉ मेंटर सर्च करिएगा, ऐप को इंस्टॉल करिएगा। बहुत सारा फ्री कंटेंट भी मिलेगा आपको, डेमो लेक्चर्स भी मिलेंगे, और संविधान पर हमारा पूरा कोर्स आ रहा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।